नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। बिहार से जो खबर आ रही है, इससे क्या आप लोग चौंक रहे हैं? आपको आश्चर्य हो रहा है? ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। ये उसी दिन तय हो गया था दोस्तों, क्योंकि ललन सिंह हैं वो आरजेडी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे, लालू यादव जी के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। तो स्वाभाविक था, नीतीश बाबू किसी भी वैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो उनकी पार्टी की वफादारी छोड़ करके किसी और के साथ वफादारी करने लगे। लेकिन क्या आज हमको खुश होना चाहिए दोस्तों, जब नीतीश बाबू आज 9वीं बार 19 साल 8 बार इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, तो क्या जो बिहार के हैं या पूरे भारतीय संदर्भ में भी अगर देखें, भारतीय राजनीति परिदृश्य में भी देखें, क्या इससे खुश होना चाहिए? जिस समय 2020 में वो भाजपा गठबंधन को छोड़कर राजद के साथ गए थे, वो भी अनैतिक था, क्योंकि दोनों एक साथ चुनाव लड़के, भाजपा और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। जब आप जीत के आते हैं और उसके बाद आप जो है एकाएक आप जैसे दूसरा गठबंधन बना लेते हैं और बीजेपी को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं, तो क्या वो सही था? अब लोग कहेंगे कि नहीं, इससे पहले भी तो वो राजद के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव जीते थे और उस समय उन्होंने तेजस्वी यादव को डंप किया था, छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए थे। क्या वो सही था? दरअसल दोस्तों, न वो सही था न जो अब हो रहा है वो सही है, दोनों ही गलत है। और इसके इन दोनों की राजनीति जो महत्वाकांक्षा है, सभी दलों के राजनीतिक नेताओं की महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि किसी भी तरह से हमें सत्ता मिले। भाजपा जो एक जमाने में अपने को कहती थी कि हम जो है पार्टी विद द डिफरेंस है, कहाँ गया वो डिफरेंस? आप में, लालू यादव में या नीतीश कुमार में, इन तीनों ही में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हाँ, नीतीश ये हमेशा कहते रहते हैं कि हमें भाजपा के साथ काम करना अच्छा लगता है, वो हम पे कोई दबाव नहीं डालते हैं। इसके उलट जब भी वो राजद के साथ जाते हैं तो उनका कहना है कि लालू जी और उनके जो सिपा सलार है वो हम पे दबाव डालते हैं। तो जब आप ये चीज जानते हैं, आप इससे पहले 15 में कर चुके हैं, उनके साथ सरकार आपने बनाई थी राजद के साथ में, फिर ऐसा क्या हुआ नीतीश बाबू कि आप फिर से 2020 में गए? इसका मतलब है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको भली भांति ये पता है कि राजद कभी भी आपको सहयोग नहीं करेगा और आप पर वो अनैतिक कार्यों के लिए दबाव डालेगा। ये आपका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका कहना है। और जब ये आप जानते हैं, फिर आप क्यों जाते हैं? लेकिन इससे भी इतर दोस्तों, इंडिया अलायंस का अवसान हो चुका है कमोबेश। अब वो नाम के लिए पेपर पे है कि हम इंडिया अलायंस है। कल ही जो है अखिलेश यादव ने इनको अपनी तरफ से 11 सीट उत्तर प्रदेश में देने का प्रस्ताव किया और इन्होंने ये अखिलेश यादव ने कहा कि फाइनल है, 11 सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो। और मेहरबानी कर रहे हैं क्योंकि आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये एक हकीकत है दोस्तों। लेकिन उस तुरंत जो वहां पे इनके उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अभी 2-3 महीना पहले बने हैं, इन्होंने कहा नहीं, अभी बातचीत चल ही रही है। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि इंडिया अलायंस में जो समझौता हो रहा है वो सारे पार्टियों का समझौता नहीं हो रहा है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में समझौता हो रहा है या हो गया है, जो भी है, अभी तो कुछ भी अस्पष्टता नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस समझौता को मानने को तैयार नहीं है। वो किसके साथ में हो रहा है? क्या वो इंडिया अलायंस के बीच में हो रहा है? नहीं, ये एक राज्य के जो स्थानीय छत्रप है अखिलेश यादव, उनके और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। अलायंस के और जो पार्टनर है, जो अन्य राजनीतिक दल है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस अवसान काल में गजब की प्रतिक्रिया आ रही है, खास करके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारे साथ होते, इंडिया अलायंस में होते, तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। अब सोचिए दोस्तों,
जो अलायंस नीतीश बाबू को संयोजक बनाने को तैयार नहीं है, आज उसका एक घटक दल कह रहा है, इंडिया अलायंस का घटक दल, कि ये प्रधानमंत्री बन सकते थे। जयराम रमेश आए, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता, इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। यही बात जो है तेजस्वी के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वन मंत्री थे कल तक, आज पूर्व वन मंत्री हो गए, उन्होंने भी गिरगिट से इनकी तुलना कर दी। और खड़गे साहब तो और भी आगे निकले, बोले कि हमको पहले से ही पता था कि ये जो है हमको छोड़ के जाने वाला है। अरे भाई, जब आपको पता था कि ये छोड़ के जाने वाला है, नीतीश बाबू को छोड़ के जाने वाले हैं, तो इनको ढो क्यों रहे थे? आप में इतनी औकात होती कि जब आपको पता है कि ये वफादार नहीं है, मेरे साथ नहीं रहेगा, तो आपको इनको पहले वहां से हटाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आप मजबूर हैं। नीतीश बाबू कांग्रेस की मजबूरी है, नीतीश बाबू की मजबूरी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को नीतीश बाबू की जरूरत है, नीतीश बाबू को कांग्रेस की जरूरत न कल थी न आज है। वो एक ऐसे नट वोल्ट है, पहले हम लोग छोटे थे तो कहते थे अमेरिकन नट वोल्ट, वो कहीं भी फिट हो सकते हैं और उनको पता है कि वो कहां पे ज्यादा अच्छे ढंग से फिट होंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर ये इंडिया अलायंस में होते, जैसा प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने स्पष्ट किया था कि 5 सीट नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब उनको पता है कि हमको कहां जाने पे मेरे पार्टी को फायदा होने वाला है। और उन्होंने ये कदम शुद्ध रूप से राजनीतिक फायदा के लिए उठाया है। भाजपा को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा जो है यहाँ पे साथ में हो ना हो साथ में, बिहार की स्थिति आज के तारीख में बता रहा हूं दोस्तों, आपको कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है। वहां पर भाजपा को हर स्थिति में 20-22 सीट तो मिल ही जाएगी। तो जो भी फायदा होने वाला, जो भाजपा के साथ जुड़ेगा उसको फायदा होने वाला। इसमें नुकसान किसका हुआ था? आरजेडी का हुआ, कांग्रेस का हुआ, क्योंकि अब इनके लिए एक भी सीट निकालना मुश्किल है। दोस्तों, ये जो राम लहर चल रहा है, आप इसके अंडर करंट्स को कमजोर माने कमतर मत आंकिए। ये एक ऐसा अंडर करंट्स है जो हिंदू को जाति विभाजन है उससे ऊपर ला करके एकता के सूत्र में बांधता है। और लोग अभी जो है धर्म जाति को भूल करके सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। और इस स्थिति में आप जाएंगे अपना माई कॉम्बिनेशन लेकर के। माई कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, MY कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव का। पिछले चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं कि 57% 56% वोट जो आरजेडी को यादवों ने किया था, लेकिन 27% यादवों ने भाजपा को वोट किया था। और इस बार ये प्रतिशत बढ़ने वाला है यादवों की, इसलिए क्योंकि आपने जो यादव का एक जो माया जाल, जो इंद्रजाल बना के रखा, उसमें सिर्फ आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और जो कुछ आपके चेहरे चपड़े, ठेका तेका, कमीशन जो कर ले। अन्यथा क्या यादव समुदाय का विकास के बारे में कभी लालू ने सोचा है? दोस्तों, बुरा लगेगा लेकिन कहना पड़ेगा, जो आदमी अपने 2 बच्चे को नहीं पढ़ा पाया, उसके सिर्फ 2 बेटे, उन दोनों बच्चों तक को नहीं पढ़ा पाया, उससे आप अपेक्षा करते हैं को बिहार के लोगों को पढ़ा देगा? ये संभव ही नहीं है। आप इससे पहले तेज प्रताप जो इनके बड़े बेटा है, पिछली बार वो स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार इनका छोटा बेटा स्वास्थ्य मंत्री था। आप इन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ये जो अभी जो बदलाव आ रहा है स्वास्थ्य में क्षेत्र में, क्या ये लोग उससे उस तरह के जो बदलाव को समझ सकते हैं या बिहार में ला सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नौकरशाह उतना ही कुशल होता है जितना कि उसके ऊपर बैठा हुआ राजनेता। इसकी तुलना आप घोड़े और साइज से कर सकते हैं, जो इसको आप जॉकी बोलते हैं, जॉकी और घोड़े से कर सकते हैं। घोड़ा अरबियन नस्ल का हो, लेकिन अगर जॉकी खराब है, उसका घुड़सवार खराब है, तो घोड़ा कभी रेस नहीं जीत सकता है। वही स्थिति नौकरशाह और जो राजनेता होते हैं उनके बीच में होता है। जो मनमोहन सिंह बाद में पहले जो है इतने अच्छे वित्त मंत्री साबित हुए, वो प्रधानमंत्री के रूप में इतने सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब ये घोड़ा थे, तो इनके ऊपर जो बैठा हुआ घुड़सवार था उसका नाम था नरसिम्हा राव। लोग जो है और मीडिया गलत तरीके से मनमोहन सिंह को क्रेडिट देता है। इससे पहले आदमी फाइनेंस सेक्रेटरी भी था, उसने क्या कर लिया था? कुछ नहीं कर पाया था, डुबो के रख दिया था सब कुछ। तो हमेशा ये जान लीजिए कि आपके ऊपर में जो राजनेता है वो जितना दूरदर्शी है, जितना विजन उसके पास में, वही कुछ
अपने नौकरशाहों से, अपने नीचे रहने वाले आईएएस से कोई काम करवा सकता है। यही स्थिति बिहार की। बिहार की समस्या क्या है? बिहार की समस्या ये है कि जो भी घुड़सवार है, जो भी राजनेता है, जो भी मंत्री है, वो योग्य नहीं है। और मैं अभी जो ये मंत्रिमंडल का गठन अभी हुआ है दोस्तों, घंटा भर पहले, मैं इससे भी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम इतना शुचिता की तो मैं अपेक्षा कर ही सकता हूं कि कम से कम ईमानदारी से जो तुमको समझ में आता वो तो कम से कम बिहारियों के लिए करो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम बैठे क्यों, तुम मंत्री क्यों बन रहे हो? और फिर जो कल मैंने कहा था कि लालू जी ने सही कहा था कि मेरे मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जो चपरासी बनने के लायक नहीं, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिहार का भला कर देगा। चाहे वो नीतीश का ये कैबिनेट हो या इससे पहले जब वो तेजस्वी के साथ थे वो उनका कैबिनेट हो, सब में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनसे आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहा था। आपको याद होगा कि मैंने कहा था पिछले अंकों में कि जो इनकी बेटी है लालू जी की, उनका नाम है रोहिणी आचार्य, वो कुछ ज्यादा ही तेज है। कहा जा रहा है कि इस गठबंधन को टूटने का एक कारक वो भी है। वो ऐसी घटिया ट्वीट करती हैं जो मैंने शर्मसार करे। अरे आप राजनीति में थोड़ा सजिंदा, क्या बोलते उसको, मैंने कम से कम कुछ जो है सो कुछ तो अनुशासन आप रखिए। इन्होंने कोई अनुशासन नहीं रखा। ये आज भी ट्वीट की हैं। उस ट्वीट को देख करके कोई भी, हमको लगता है लालू जी अगर उस ट्वीट को देख ले तो शायद अपनी बेटी को डांटेंगे, ये तुम क्या कर रही हो। उन्होंने ट्वीट किया कूड़ा फिर से कूड़ेदान में चला गया। अरे जब तुमको पता था कि नीतीश कुमार कूड़ा है तो उसको अपने माथे पर तक टांग के क्यों घूम रहे थे? तुम्हारा पूरा परिवार तो उसको माथे पे टांग के घूम रहा था। तो कूड़ा लेकर के चलने वाले तुम लोग हो, तुम लोग कूड़ा ढोने वाले हो। अपने परिवार और ये जो सामंती मानसिकता उससे बाहर निकलो। इनके पिताजी हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे। देखिए, लालू यादव में लाख बुराई हो, वो चारा घोटाले में फंसे, वो कन्विक्ट हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस आदमी के पास फिर भी टूटा फूटा जैसा भी था एक विजन था। लेकिन इनके बच्चों में कोई विजन नहीं है। ये इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि ये सिर्फ अभी उनके जो उप मुख्यमंत्री पुत्र थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि खेला अभी बाकी। अरे क्या कर लोगे? अगर आप पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हो तो क्या इधर क्या जो दूसरी तरफ नीतीश के साथ बैठे हुए लोग क्या साधु संत हैं? वो तुम्हारी पार्टी को नहीं छुएंगे, कांग्रेस को छुएंगे और लोगों को छुएंगे। क्या तुम्हारे पास में जो अभी नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन है, क्या उसके पास जितना बैग है उतना क्या तुम्हारे पास में है? अगर पैसे, अगर धन दौलत की बात किया जाए, क्या तुम उसके तुलना में खड़े हो सकते हो? तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमेशा एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि जो विनर होता है उसी के साथ में ये जो दौलतमंद या फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो भी होते हैं वो उन्हीं के साथ में जाता है, न कि उनके साथ में जाता है जो लूजर है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कि उसके पास में एक एक नया फंड के लिए वो जो है सो अभी देश के लिए चंदा और क्या क्या वो कैंपेन चला रहा है, उसकी भी औकात नहीं है। और वो तो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी 2-3 राज्यों में सरकार है। तुम क्या हो? तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। और तुम ख्वाब देख रहे हो कि तुम गवर्नमेंट गिरा दोगे, लोगों को खरीद लोगे। इससे पहले जो लालू जी ने, पहले जो मांझी साहब हैं, उनके बेटे को कहा कि तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ। जब उसने मना कर दिया तो लालू जी ने मांझी जी को, जीतन राम मांझी को कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अब सोचिए, लालू जी पूरे दुनिया को बेवकूफ समझते हैं कि जिसके पास 4 विधायक है वो तैयार हो जाएगा कि मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री बनने पे क्या दिन उसको रहने देते। लालू जी क्या दिन उसको मुख्यमंत्री मांझी जी को रहने देते। तो इस तरह के सगुफे, इस तरह के मजाक, इस तरह के जोक भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है। हम और आप जो है सिर्फ दर्शक हैं। दर्शक जैसे कॉमेडी फिल्म देख के आप हंसते हैं, आपको पता होता है कि जो भी हो रहा है कुछ भी वास्तविक नहीं है। दुर्भाग्य यह कि भारतीय राजनीति में आप जो भी देखते हो सब वास्तविक है, लेकिन अकल्पनीय है। आप उसको देखकर मजा ले सकते हैं। आपने कहीं बैठ कर सोचा है कि जो ये हो रहा है भारतीय राजनीति में, उसका मुझ पे, आप पे, आपके परिवार पर और समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कभी बैठ के सोचिए दोस्तों कि ये लोग किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। और आज जो है नीतीश जी की शव यात्रा आरजेडी वाले निकाल रहे हैं। निकालिए भाई। मुझे सबसे लगता है कि आप उनके साथ में 2-3 साल से सरकार में हैं
और आपको समझ में नहीं आया कि नीतीश बाबू हैं क्या। और जब भी ये दोनों अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे के चरित्र पर वो आक्षेप लगाते हैं जो हम और आप इन नेताओं के बारे में कहने से पहले 4 बार सोचें। इनको कोई ये नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आज ये हुआ है, जो मैंने पहले भी कहा कि इंडिया अलायंस का ये अवसान है। अब इंडिया अलायंस में कुछ बचा हुआ नहीं है और ये सबको पता है और ये सबको पहले से पता था। केसी त्यागी जो है आज पूरा ब्लेम कांग्रेस पे डाले हैं कि ना तो इसने सीट शेयरिंग किया। अब वो ये कैसे कहें कि हमारे नेता को उन्होंने कन्वीनर नहीं बनाया या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हर चीज में देरी। अब जो 1 महीना बाद इलेक्शन की तारीख की घोषणा होने वाली है और अभी तक इंडिया अलायंस में कुछ हुआ ही नहीं है। एक तरफ भाजपा जो फुल फ्लेज अपने जो सो कैंपेनिंग मोड में है, चुनाव प्रचार मोड में है, और दूसरी तरफ ये जो बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा का परिणाम क्या निकल रहा है दोस्तों? अभी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से इनकी यात्रा 1 दिन रुकने या 2 दिन रुकने के बाद फिर से आज प्रारंभ हुई सुबह में, और वहां पे चारों तरफ बीजेपी वाले रोड के चारों तरफ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बीच से राहुल गांधी निकल रहे हैं मन महसूस के, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, दीदी का कोई सहयोग नहीं है। अगर दीदी का सहयोग होता, दीदी का मतलब ममता बनर्जी से, अगर उनका सहयोग होता तो हो सकता है जय श्री राम बोलने वाले वो डंडा चलवा देते, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते हैं। मन महसूस के देखते हुए वास्तविकता से वो भी परिचित हैं, और जो उनके लग्गू भग्गू हैं, जो उनके आगे पीछे योगेंद्र यादव, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, इस तरह के जो वामपंथी सोच रखने वाले लग्गू भग्गू हैं, इनको ही पता है कि होना क्या है। लेकिन जैसे नहीं होता है कि नाटक के बीच में फिलर आता है। आपने अगर गांव देहात में पहले देखा होगा कोई नाटक, तो नाटक का एक अंक समाप्त हुआ तो उसके बाद में नाचने वाले कुछ लोग आ जाते थे, फिर जो है गंभीरता के साथ दूसरा अंक चालू होता था, तो इसको फिलर कहा जाता है। तो ये आप समझिए कि ये यात्रा वगैरह जो फिलर है ना, इन पर कोई मीडिया ध्यान दे रहा है, ये कहीं गोदी मीडिया इसलिए नहीं ध्यान दे रहा। लेकिन इस बार तो जो इनके पक्ष के मूर्धन्य एक्स जर्नलिस्ट लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं हमारी तरह, वो लोग भी इनका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुना गया कि कुछ यूट्यूब वालों को इन्होंने पेमेंट भी नहीं किया जो इनके लिए काम करते थे, तो उनका भी मोह भंग हो गया बेचारों का। कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि वास्तविकता सबको पता है। ऐसा नहीं कि जो मूर्धन्य पत्रकार है उनको वास्तविकता नहीं, उनको सबको पता है, लेकिन वो है क्या ना कि आदत से मजबूर। और उनका तो चूंकि प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन है यही काम, जो सत्ता में पहले रहता था उसकी चाकरी करते थे। मोदी के आने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने किसी इस तरह के पत्रकारों को लिफ्ट ही नहीं दिया, उन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं दिया। अपने विमान में विदेश जाते हैं, किसी को बिठा के नहीं ले आते हैं, न किसी को अपने होटल में ठहरने देते हैं। भाई तुमको अगर रिपोर्टिंग करनी है तुम अपने पैसे से जाओ। ये जो पहले मुफ्त का दारू, मुफ्त का होटल और मुफ्त की तफरी होती थी, वो सब खत्म हो चुका है। अब इससे ये चिढ़े हुए बेचारे, कुछ की नौकरी भी चली गई, वो पहले भी इस लायक नहीं थे कि वो नौकरी करते, बने हुए थे कृपा से, तो वो भी चला गया है। तो कमोबेश दोस्तों ये जो बिहार में हो रहा है या हुआ है, इससे भाजपा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो उनके सहयोगी हैं उनको फायदा ही फायदा होने वाला है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे जो वहां पे वामपंथी दल है, माले वगैरह टाइप के, इन सबों का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि लोग इनसे पहले भी त्रस्त हैं। ये वामपंथी जो कहते हैं बड़ा सिद्धांत और विचार पेलते फिरते, वास्तविकता ये है कि ये भी जातिवादी राजनीति करते हैं। ये भी अपने जो माले है सबको पता है कि उसका जो वोट बेस है वो क्या है, वो किसी छुपा हुआ थोड़ी ना है। उसको कोई भी जो उच्च जाति का आदमी एक वोट नहीं देता है, और मैदान चाहिए कि उसका हर नेता जो अधिकांश नेता है वो सब ब्राह्मण ही है। मैंने वोट लेंगे दलित का, नेतागिरी करेंगे ब्राह्मण, मैंने इस तरह की स्थिति, और ये बिहार में ही संभव है। यहाँ पर झारखंड में एक सीट माले पाता है, वो महेंद्र सिंह के नाम पे। महेंद्र सिंह एक मूर्धन्य नेता थे, उनके पुत्र अभी भी एमएलए बन जाते उसके नाम पे बगोदर से, नहीं तो कहाँ इनका फैलाव हो पाया। उत्तर प्रदेश से कुछ कर नहीं पाए। हाँ, लेकिन खुशी की बात है कि इन्होंने कम से कम बंदूक छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया है। तो दोस्तों होना जाना तो कुछ है नहीं, और अब जो है चुनाव और राजनीतिक दलों का जो विश्लेषण है वो भी निरस हो चुका है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुकाबला एक तरफा हो चुका है। ये सारे के सारे जो है, जैसे नहीं होता है कि कोरम पूरा करने के लिए
कि अगर नहीं सभी दल शामिल होंगे तो चुनाव को विदेशी मीडिया जो ये कहेगी कि वो ये तो जो है डिक्टेटरशिप हो गया। तो उस कोरम को पूरा करने के लिए यहाँ पे राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे, अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजनीतिक दल आगामी चुनाव में शामिल होंगे जिनका अस्तित्व खतरे में है, और कुछ ज्यादा शक्ति अर्जन करके लोकसभा में आएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो है जो संख्या बल का क्षय होगा वो होगा कांग्रेस का। मैंने पहले भी एक अंक में कहा था कि क्या इंडिया अलायंस ही कांग्रेस मुक्त भारत करेगा, वो अब सच होता नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और जो जगन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में, और चाहे स्टालिन, इन तीनों के में से किसी ने एक की किसी न किसी एक जो है पार्टी वो लोकसभा में कांग्रेस से ज्यादा सांसद लेके आएगी। और ये मेरी आशंका नहीं है, न मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये अगर अब यथार्थ के धरातल पे बैठ करके आप भी सोचेंगे तो आप भी कहेंगे कि यही होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र भी इनके हाथ से जा चुका है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कल मराठा आंदोलनकारियों के साथ में वहां पर एकनाथ शिंदे ने समझौता कर लिया है, तो मराठा में वहां पर तो शरद पवार की जैसे कहते उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और उद्धव ठाकरे को अब औकात नहीं रह गई है। तो इस स्थिति में अब ये सब कोरम पूरा करने के लिए आवेंगे। मैं मानता हूं कि विश्लेषण नीरस होगा, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।